जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि गोट फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले इन 4 बातों का ख्याल आप ज़रूर रखें। जो पहली बात है वो ये है कि आपके पास न्यूट्रिशन का जो सोर्स है, जो फीडिंग का सोर्स है, वो अपना होना चाहिए। चाहे गोट फार्म हो, चाहे डेयरी फार्म हो, चाहे पोल्ट्री फार्म हो, जो 60 से 70% आपका ख़र्चा होगा वो उसकी न्यूट्रिशन पे होगा। तो इस वजह से ये एक फैक्टर है, अगर आप इसकी कास्ट को, इसके ख़र्चे को जितना आप कम कर सकेंगे, उतना आपका जो प्रॉफिट का मार्जिन है, जो मुनाफा है, उतना आप बढ़ा सकते हैं। अब इसको आप कम कर कैसे सकते हैं गोट फार्मिंग के अंदर? मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आप अपना फार्म बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपके करीब चराई का एरिया मौजूद है या नहीं। तो ये बात आप ज़रूर ख्याल रखें। तो इसके आपको बेनिफिट ये होगा कि आप एक अपना मुलाज़म रख सकते हैं, तो उसको आप सुबह भी ठंडे वक्त में चराने के लिए भेज सकते हैं और शाम के वक्त में भी चराने के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद जो कमी बेशी रह गई है उसको आप स्टॉल फीडिंग के ज़रिए अपने फार्म के ऊपर, चाहे वो सब्ज़ चारे की सूरत में, चाहे खुश्क चारे की सूरत में, किसी हे की सूरत में, या चाहे वंडा की सूरत में, अनाज की सूरत में, तो आप इस तरह जो कमी बेशी रह गई है उसको आप इस तरह पूरा करके अपनी जो फीडिंग कास्ट है उसको आप कम कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये चीज़ आपको पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आपके पास चराई की जगह नहीं है, तब आपके पास ये ज़रूरी है कि जो आप चारा खिलाएंगे अपने फार्म के ऊपर वो आपकी अपने रकबे से आना चाहिए, ज़मीन आपकी अपनी होनी चाहिए। वरना ये बात बहुत ही मुश्किल है कि आप अपना गोट फार्म बनाएं और उसे कमर्शलाइज़ करना चाहें। मतलब ज़्यादा आपने बकरियां रखी हैं, 4-5 की तो कोई बात नहीं है, वो तो आप शौक के लिए रखेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तब आप जो है अपने फार्म को जो पैसों से ख़रीदे हुए पट्ठे हैं उसके ऊपर आप सस्टेन नहीं कर सकते, उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। तो या तो आपके पास चराई की जगह होनी चाहिए, या एट लीस्ट आपके पास जो जगह है जहाँ से आपके पट्ठे वगैरह आएँ वो जगह आपकी अपनी होनी चाहिए। तो इस तरह जो है आप जो फीडिंग की कास्ट है इसको कम करके अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है इसको आप बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोगों ने काम स्टार्ट किया डेयरी फार्म पे, 10-10, 20-20 उन्होंने होल्स्टाइन फ्रीजियन वगैरह ख़रीदी, बकरियां वगैरह ख़रीदी। उनके पास अपनी जगह नहीं थी लेकिन उन्होंने शौक में और सुनी सुनाई बातों में ख़रीदी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो काश्तकारी के लिए उनके पास अपना रकबा नहीं था तो उन्होंने ठेके पे रकबा ख़रीदा। ये जो आधे पे ख़रीदते हैं कि आधा ख़र्चा आधा आधा होगा, उस पे रकबा ख़रीदा। लेकिन इस तरह जो है वो जानवरों से आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते और बिल आखिर आप लोगों को ये काम ख़त्म करना पड़ा। ऐसी सैकड़ों कहानियाँ हमारे सामने हैं। तो इस वजह से मैंने अक्सर बात करता हूँ कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। तो जब भी आप स्टार्ट करें तो इस बात का ख्याल रखें। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि गोट्स जो हैं, बकरियाँ इंतहाई सेंसिटिव जानवर हैं। आप जितनी भी इनकी हिफाजत कर लें, बीमारी का आना कोई ना कोई बकरी को तकलीफ़ रहेगी। तो वेटनरी सर्विसेज जो आप डॉक्टर को बुलाएंगे उसके ऊपर आपकी कास्ट जो आएगी वो हमेशा होगी। और मेडिकेशन चूँकि महंगी है, दवाइयाँ महंगी हैं, तो इस वजह से आपके अखराजात होंगे। तो पॉइंट ये है कि आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि इस चीज़ पे ख़र्चा किसी भी वक्त हो सकता है। तो आपने इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। एक जितना भी आप प्रॉफिट कमाएं इसका ख़र्चा आप सेपरेट ज़रूर रखें। कभी भी कोई भी जानवर, कोई वबा की सूरत में कोई बीमारी आ सकती है, कोई इंडिविजुअल जानवर बीमार हो सकता है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बेसिक नॉलेज जो है, जैसे छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं, डायरिया हो गया, कब्ज़ हो गया, थोड़ा बहुत खांसी नज़ला ज़ुकाम हो गया, तो इसका इन्फॉर्मेशन जब भी आप गोट फार्मिंग करें आपको ख़ुद से होना चाहिए। वरना इस तरह आप जो इनिशियल स्टेज पे, स्टार्ट पे आपने बीमारी को पकड़ना है, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। शुरुआत में क्या इलाज करना है, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ, एक एग्जांपल दे के कि डायरिया है, मोशन, इसका एक असल ट्रीटमेंट करने से पहले जो डायरिया है इससे जानवर की अज खुद मौत नहीं होती। इसकी वजह से जो जिस्म के अंदर पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, उसकी वजह से जानवर की डेथ हो जाती है। तो अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी तो जैसे ही किसी जानवर को डायरिया होगा आप उसे ORS वाला पानी फ़ौरन पिलाएं। उसके बाद आप जो भी फ्लैजल यूज़ करना चाहें, आप उसे सल्फाडाइमाडीन यूज़ करना चाहें, जो भी आप ट्रीटमेंट करना चाहें वो बाद में आप कर सकते हैं। तो पहले आप उसे ORS वाला पानी पिलाएं।
अगर ORS अवेलेबल नहीं है, ORS सिंपल फार्म निमकोल, अगर वो पानी अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, 1 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी डाल के 1 चम्मच नमक डाल के अपना घर में नमकोल तैयार कर सकते हैं। तो ये आप उसे फ़ौरन पिलाएं ताकि जानवर के जिस्म के अंदर पानी की कमी ना हो और उसकी वजह से उसकी डेथ ना हो। तो इस तरह बात करने का मकसद था कि मेडिकेशन पे आपकी कास्ट ज़रूर आएगी, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तीसरा पॉइंट आज का ये है कि आपके फार्म पे हर वक्त 24 घंटे पानी की सहूलत जो है, फ्रेश वाटर की सहूलत मुहैया होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जानवर कमज़ोर नहीं होते। जब जानवर का दिल करे जानवर तब पानी पिए। रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि इस वक्त ही जानवर ने पानी पिए। साइड पे कोई एक हौजी बना दें, एक बड़ा सारा टब रख दें जिसके अंदर जानवर आराम से पानी पी लें, और आप कोई एक छोटा सा पाइप जो है जो जिसे मुकम्मल 24 घंटे चलता रहे, मतलब उससे पानी ज़्यादा भी ना आए ताकि पानी का ज़्यादा भी ना हो और मुसलसल पानी आता रहे। इस तरह का आप इंतज़ाम कर सकते हैं। जब जानवर पिएगा सही तरीके से, जानवर के अंदर नमकियात की कमी नहीं होगी, तो जानवर खाएगा भी अच्छे तरीके से, उसका हाजमा अच्छा रहेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगी, और गर्मी की शिद्दत है अगर तो उसको भी जानवर आराम से बर्दाश्त कर लेगा अगर उसके पास पानी की सूरत मुसलसल मौजूद है और वो पानी पी रहा है। अगर सर्दियाँ हैं तब आपने जो टब भरने वाला सिस्टम है वो आपने भर के बिल्कुल रख नहीं देना, उसे बार बार चेंज भी करना है। जब ठंडा पानी हो जाता है तो जानवर से पसंद नहीं करता पीना, और उससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। अगर गर्मी है तो आपने अगर टब भर के रखा है तो उसे चेंज करना ना भूलें। उससे भी अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, जैसे हमारे लोअर पंजाब के एरिया में टेम्परेचर गर्मियों में 47-48 तक पहुँच जाता है, तो अगर इतने टेम्परेचर पर पानी पहुँचता है तो जानवरों के लिए वो मुज़र सेहत हो सकता है। इस वजह से पानी को बार बार चेंज करते रहें। उसके बाद जो आज का चौथा पॉइंट है वो ये है कि गोट फार्मिंग, आप ये इससे एक्सपेक्ट ना करें कि गोट फार्मिंग आपको 5-6 महीने के अंदर आपको पैसे देना शुरू कर देगी। गोट फार्मिंग में कम से कम आपको 1.5 से 2 साल का जो एरिया है वो चाहिए। इसके बाद आप कह सकते हैं कि गोट फार्मिंग आपको अच्छा खासा मुनाफा देना शुरू कर देती है। इसकी वजह ये है कि जैसे ही आप गोट से कमाना पहले शायद शुरू कर दें, लेकिन आपके जहन में नए नए ख्यालात पैदा होंगे। हो सकता है आप ब्रीड चेंज करना चाहें, ब्रीड इम्प्रूव करना चाहें, आप अपने फीडिंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना चाहें। उसके बाद आप जानवरों की ब्रीडिंग पे काम करना शुरू कर दें। आप अपने जो फार्म की स्ट्रक्चर है उस पर आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जो हर फार्मर है वो चाहता है कि उसका फार्म बेहतर से बेहतर नज़र आना शुरू हो, तो वो जितना कमाएंगे आप पहल तो आपको अपने फार्म की इम्प्रूवमेंट के लिए आप लगाते जाएंगे। तो इस तरह 1.5 से 2 साल का दुरानिया आपको ज़रूर चाहिए। कभी भी ये सोच के फार्मिंग ना स्टार्ट करें कि आपको दिन दिहाड़े आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे, ऐसी सूरत हाल इसमें बिल्कुल नहीं है। तो ये थी आज की 4 टिप्स। इनको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।